नमस्कार मित्रों, गोलचक्र के YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है नवीन कुमार। और कैसे हैं आप लोग? नोट्स वगैरह बन रहा है कि नहीं बन रहा है? मैं बार बार आपसे कहता हूं कि भैया नोट्स वगैरह जरूर से जरूर 300 से 400 पेज की स्पाइरल कॉपी अपने पास जरूर रखिए। काला और नीला और लाल पेन अपने पास जरूर से जरूर रखिए। मार्कर अपने पास, हाइलाइटर अपने पास जरूर रखिए। इसलिए होता क्या है ना कि ये आपकी बुक होगी, आपके शब्द होंगे, आपकी ड्राफ्टिंग होगी, आपके कंटेंट होंगी, आपकी भाषा शैली होगी। आपको अपडेट करने में आसानी होगी, रिवीजन करने में आपको आसानी होगी। हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है, समय ना गंवाएं। 3 से 4 महीना आप अपने आप को कंफर्टेबल जोन में पाएंगे पॉलिटी के जो है सब्जेक्ट को लेकर के। हर कंटेंट, चाहे वो प्रारंभिक परीक्षा का होगा या फिर मुख्य परीक्षा का होगा, हर टॉपिक को लेकर के आप अपने आप को कंफर्टेबल जोन में पाएंगे। खैर, इतने समय आपका जो क्लास चल रहा है वो भारत का संवैधानिक विकास चल रहा है। इससे पहले हमने 3 से 4 क्लास आपको डिलीवर कर दिए हैं। पिछला क्लास देखने के बाद ही एक क्लास देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। इसलिए हमने भारत के संवैधानिक विकास का एक बैकग्राउंड बताया है, हमने एक भूमिका, एक प्रस्तावना बताई है। तो जाकर के पिछला वाला क्लास देखें, देन एक क्लास देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। फिलहाल आते हैं अपने टॉपिक पे और एक काम करते हैं। हमने ये देखा था कि भारत का जो संवैधानिक विकास हो रहा है, एक रिवीजन मोड में लाएंगे हम। अच्छा, एकदम जीरो लेवल, क्या माइनस लेवल से हमने शुरू किया है ताकि कोई न्यूकमर बच्चा हो तो उसको आसानी से समझ आ सके और अच्छे से बेहतर शब्दों में, बेहतर सेंटेंस के साथ वो अपने नोट्स को तैयार कर सके। ठीक है ना? जरूरी है कि आपका नोट्स तैयार होना चाहिए। बार बार मैं इसलिए फोकस करता हूं, नहीं तो समय खराब आपका हो जाएगा। चलते हैं। भारत का जो संवैधानिक विकास होता है वह दो रूपों में होता है। एक तो हमने देखा था कंपनी के शासन के अंतर्गत, कंपनी के शासन के अंतर्गत, शासन के अंतर्गत संविधान का विकास, अंतर्गत। एक यहां पर भारत का संवैधानिक विकास आपको दिखाई पड़ेगा और फिर एक जगह और भी आपको भारत का संवैधानिक विकास दिखाई पड़ेगा, क्राउन या ताज के शासन के अंतर्गत, क्राउन या ताज के शासन के अंतर्गत। अब एक चीज समझना जरा, ये चीज क्या है? ये चीज है कि आपको ईस्ट इंडिया कंपनी का जब शासन था तो उसके अंतर्गत संविधान का विकास हो रहा था। लेकिन समस्या क्या हुई? समस्या यह हुई कि 1857 का विद्रोह हुआ। नाम तो सुना होगा, बार बार झांसी की रानी का नाम सुना है, बेगम हजरत महल का नाम सुना है। कई ऐसे सारे लोग थे जो है जिन्होंने 1857 में ठीक ठाक भूमिका निभाई। लखनऊ से लेकर के, गोरखपुर से लेकर के, अवध से लेकर के फैजाबाद, और इसके अलावा झांसी से लेकर के आपका जो है बंगाल से लेकर के तमाम ऐसे क्षेत्र थे जो 1857 के विद्रोह में काफी चर्चा में रहे। पूरा बिहार, पूरा उत्तर प्रदेश, मतलब कि लगभग लगभग आपको उत्तर भारत ये जो है विद्रोह का क्षेत्र दिखाई पड़ेगा 1857 के मामले में। यहां पर ब्रिटिश सरकार पूरी तरह डैमेज होती है, उसको अपने उपनिवेश की चिंता हो जाती है कि कहीं मेरा अगर इस प्रकार का विद्रोह हुआ तो मेरा उपनिवेश भारत से समाप्त ना हो जाए। तो ऐसे में ब्रिटेन की महारानी थी विक्टोरिया, ब्रिटेन की राजकुमारी थी महारानी विक्टोरिया। उन्होंने क्या किया कि महारानी विक्टोरिया ने जिम्मेदार पदों को खोजा कि अच्छा, ये निर्देशक मंडल है, जैसे कोई घटना जब हो जाती है तो हम एसपी, डीएसपी, डीएम, एसडीएम सारे लोगों को खोजते हैं और सारे लोगों को बर्खास्त कर देते हैं। अभी देखिए कि अगर नरसंहार हो जाए 10 ठो तो उसके बाद टोटल जितने जितने बड़े बड़े पद हैं सारे लोगों को खोज करके सरकारें बर्खास्त कर देंगी। तो यही जो है हुआ 1857 के विद्रोह में। 1857 के विद्रोह में महारानी विक्टोरिया क्या करती हैं? जिम्मेदार पदों को खोजती हैं। अच्छा, आप बैठे थे, क्या कर रहे थे आप? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या कर रहे थे आप? बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या कर रहे थे आप? गवर्नर जनरल का पद क्या कर रहे थे आप? ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन क्या कर रहे थे आप? सबको समाप्त कर देती हैं, सबको समाप्त कर देती हैं। और यहां पर 1858 का अधिनियम ला करके, भारत शासन अधिनियम 1858 ला करके सारे पदों को, मतलब कि इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को भी समाप्त कर देती हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को भी समाप्त कर देती हैं, गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल इसके पद को समाप्त करके इसके स्थान पर वायसराय का पद लाती हैं। फिर उसके बाद जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, इस ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को भी इन्होंने क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। इतने लोगों को जो है समाप्त कर दिया। मेरे प्यारे भाई, यहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत संविधान का विकास हो रहा था और जब ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को ही समाप्त कर दिया जाएगा तब जो है भारत के ब्रिटिश क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन या फिर ताज का
शासन स्थापित हो जाएगा। और जब ताज का शासन स्थापित हो जाएगा तो जो संवैधानिक विकास होगा अब किसके अंतर्गत होगा, आपने बताना है कि वो क्राउन या ताज के अंतर्गत संविधान का विकास होगा। तो अगर मैं आपसे यह कहूं कि ये तो जरा बताइए मास्टर साहब कि ये कंपनी के अंतर्गत और क्राउन के अंतर्गत किन किन अधिनियमों का जो है विकास हुआ, तो हमने कल ही आपको बताया था, एक ड्राफ्टिंग के माध्यम से पूरा बताने की कोशिश हमने आपको की थी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, एकदम ध्यान से सुनिएगा, कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसके अंतर्गत आपको पहला जो अधिनियम मिलेगा वो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट मिलेगा। इसको हमने पूरी तरह डिटेल से चर्चा किया था, जा करके पिछला वीडियो आप देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। पहला वाला टॉपिक हमने ये डिस्कस किया। दूसरा क्या है, दूसरा 1781 का अधिनियम, 1781 का अधिनियम। अच्छा, इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट या फिर संशोधनात्मक अधिनियम कहा जाता है। इसको लेकर के आज हम लोग चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद जो है हमने पढ़ना है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, ये हमको पूरा डिटेल से पढ़ना है। फिर उसके बाद आपको पढ़ना है 1786 का अधिनियम। क्या पढ़ना भैया, आपने बताना है कि 1786 का अधिनियम पढ़ना है। फिर क्या पढ़ना है आपको, 1793 का अधिनियम आपको पढ़ना है। क्या पढ़ना भैया, 1793 का अधिनियम। फिर आपको क्या पढ़ना है, 1813 का चार्टर एक्ट पढ़ना है। क्या पढ़ना है, 1813 का चार्टर एक्ट पढ़ना है। फिर इसमें क्या पढ़ना है, 1833 का चार्टर एक्ट पढ़ना है। एकदम ध्यान से सुनिएगा, क्या पढ़ना है आपको, 1833 का चार्टर एक्ट आपको पढ़ना है। फिर इसमें क्या पढ़ना है आपको, 1853 का आपको क्या पढ़ना है, तो आपने बताना है चार्टर एक्ट आपको पढ़ना है। ठीक ना, चार्टर एक्ट और चार्टर एक्ट, ये सब जो है आपको कहां पर पढ़ना है, तो आपको ये बताना है कि ये सब सारी चीजें हमको जो है कंपनी के अंतर्गत जब संविधान का विकास होगा तो हमको कुल मिला जुला करके इतने अधिनियमों को पढ़ना पड़ेगा। इतनी बातें क्लियर हुई। अब अगर मास्टर ए कहे कि क्राउन या ताज या सम्राट के अंतर्गत शासन का जो विकास हुआ, इसके अंतर्गत किन किन अधिनियमों को आपको पढ़ना पड़ेगा, उसको भी जरा समझ लीजिए, इसको भी जरा समझ लीजिए। पहला अधिनियम आपको पढ़ना पड़ेगा भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, शासन अधिनियम, अधिनियम 1858। एकदम ध्यान से सुनिएगा। दूसरा वाला क्या पढ़ना पड़ेगा, 1861 का भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम। फिर इसके बाद क्या पढ़ना पड़ेगा, 1873 का अधिनियम। फिर इसके बाद क्या पढ़ना पड़ेगा आपको, 1876 का शाही उपाधि अधिनियम, शाही उपाधि अधिनियम। फिर इसके बाद क्या पढ़ना पड़ेगा आपको, 1892 का भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम। फिर इसके बाद क्या पढ़ना पड़ेगा आपको, 1909 का भारत परिषद अधिनियम। अच्छा, इस 1909 को जो है हम क्या कहते हैं, मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं। कभी कभी मार्ले मिंटो सुधार करके पूछा गया है। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ना है, उसके बाद सुनना जरा, हमको क्या पढ़ना है यहां पर, तो हमको पढ़ना है 1919 का, 1919 का भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम पढ़ना है। फिर उसके बाद क्या पढ़ना है, 1935 का भारत शासन अधिनियम पढ़ना है। फिर उसके बाद हमको क्या पढ़ना है, 1900 स्वतंत्र भारत अधिनियम, ऐसे कर लीजिए, स्वतंत्र भारत अधिनियम 1947, फिर देश आजाद हो जाएगा। तो क्या इतना सारा अधिनियम आप लोग पढ़ने के लिए तैयार हैं? अगर आप लोग पढ़ने के लिए तैयार हैं तो मास्टर भी पढ़ाने के लिए क्या होगा, तैयार होगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होंगी। एक एक अधिनियम का अच्छे से हम लोग पोस्टमार्टम करेंगे, कोई भी कंटेंट आपका छूटेगा नहीं। देखिए, मास्टर पीपीटी से नहीं पढ़ा रहा, पहली बात। मास्टर के अंदर जो भी, मैं आपको रियल बताऊं
कि पीपीटी लगा करके बांच देना मेरे बस की बात नहीं, ठीक है ना। हाँ, क्वेश्चन दिखाना होगा तो मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, लेकिन ये सब सारी चीजें जैसे क्लासरूम में चलती हैं वैसे चलनी चाहिए। फिर आपका जो माइंडसेट का विकास होता है, टीचर जो समझाता है वो अलग लेवल का समझाता है। ऐसे पीपीटी में बता देना भाई नहीं याद होगा, वो उसमें स्पीड ज्यादा होती है, उसमें आप जो है अच्छे से अपने नोट्स नहीं बना सकते हैं, कई सारी चीजें अधूरी हो जाती हैं उसमें। ऐसे व्यक्ति जो है अच्छे से एक टीचर कल्चर भी स्टेब्लिश होता है और एक एजुकेशनल स्तर कल्चर भी स्टेब्लिश होता है। तो ये जो है आपके नोट्स बनाने में, आपको समझने में और आपके हर तैयारी में जो है काफी उपयोगी होता है कि मास्टर अच्छे से जिस तरह क्लासरूम चल रहा है उस तरह जो है आपको पढ़ाए। तो एक काम करना, कल हमने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बता दिया था, आज थोड़ा सा इसका रिवीजन करा देते हैं और फिर उसके बाद आते हैं हम लोग 1781 के अधिनियम पे। तो हमने कल क्या आपको बताया था, समझिएगा जरा। हमने आपको ये बताया था कि भाई 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, और इसमें हमने क्या बताया था कि इसके प्रावधान की चर्चा करेंगे। देखिए हमने बैकग्राउंड पूरा डिटेल से बताया था, आज मैं बैकग्राउंड नहीं बताऊंगा, जाकर के पिछला वाला क्लास जब आप देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। हमने एक प्रावधान इसमें कुछ बताए थे। पहला वाला प्रावधान क्या हमने बताया था, तो कुछ प्रावधान हमने बताए थे, यहां पर आपको जो है जानकारी होना चाहिए। पहला हमने ये प्रावधान बताया था कि भाई जो बंगाल का गवर्नर था, बंगाल का गवर्नर अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के नाम से जाना जाने लगा। और पहला ऐसा बंगाल का जो गवर्नर जनरल बनाया गया था वो कौन बनाया गया था, तो वारेन हेस्टिंग को बनाया गया था। इनको आपको ध्यान में रखना है। फिर एक और नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या बताया था, हमने नेक्स्ट पॉइंट ये बताया था कि भाई गवर्नर जनरल की सहायता के लिए एक गवर्नर की परिषद, जिसको हम क्या कहते हैं, कार्यकारिणी परिषद, और इस कार्यकारिणी परिषद में 4 सदस्य थे। कौन कौन से, एक तो थे फिलिप फ्रांसिस, दूसरे थे मांसल, तीसरे थे क्लेवरिंग और चौथे थे वर्नेल, ठीक है ना। ये 4 सदस्य थे। चारों सदस्य क्या करते थे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की क्या करते थे, सहायता करते थे। फिर उसके बाद हमने आपको यह बताया कि भाई 24 सदस्यों का एक निर्देशक मंडल था। 24 सदस्यों का क्या था, निर्देशक मंडल। ये पूर्ववर्ती संस्था थी। ये ईस्ट इंडिया कंपनी की सारी सूचना किसको उपलब्ध करवाती थी, तो मैंने बताया कि सारी सूचना ये ब्रिटिश सम्राट को उपलब्ध करवाती थी, ब्रिटिश सम्राट को उपलब्ध करवाती थी। और मजे की बात है कि जो 24 सदस्य हैं इनका कार्यकाल कितना था, कार्यकाल पूछा गया है, तो कार्यकाल इनका कितना था, तो आपने बताना है कि साहब 4 वर्ष का था। अच्छा, मजे की बात है कि इनका जो है 1/4 सदस्य, कितने सदस्य, 1/4 सदस्य ए प्रतिवर्ष क्या करते थे, अवकाश धारण करते थे। इसको भी आपको लिखना है। फिर उसके बाद हमने क्या बताया, हमने ये बताया कि भाई जो कंपनी के अधिकारी और व्यापारी और कर्मचारी थे वो जो है बिना लाइसेंस के निजी व्यापार या उपहार नहीं ले सकते थे। लिखना जरा, तो कंपनी के जो अधिकारी या फिर जो व्यापारी थे ये बिना लाइसेंस के उपहार या फिर निजी व्यापार ये नहीं कर सकते थे। नेक्स्ट पॉइंट आपका हुआ। फिर उसके बाद मास्टर ने क्या यहां पर बताया, फिर मास्टर ने आपको यह बताया कि भाई 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में, कहां पर, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी।
सुप्रीम कोर्ट की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। और इस सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे, एलिजा इम्पै, इनको लिखिएगा जरा। अन्य न्यायाधीश जो थे, अन्य न्यायाधीश उसमें कौन कौन थे, हाइड, चेम्बर्स, लिमेस्टर, ये अन्य न्यायाधीश थे। ठीक है ना। अच्छा, एक चीज और भी हमने क्रोनोलॉजी भी बताया था कि जब सुप्रीम कोर्ट की बात आती है तो एक और अधिनियम आगे चल के आपको मिलेगा 1935 का भारत शासन अधिनियम। और इस 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत 1 अक्टूबर 1937 को दिल्ली में दिल्ली में दिल्ली में एक संघीय न्यायालय बनाया गया। एक संघीय क्या बनाया गया, न्यायालय। इसको हम फेडरल कोर्ट कहते हैं। और इसके जो मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे, तो आपने बताना है कि साहब मोरिस गुवेयर थे। कौन थे, मोरिस गुवेयर थे। ये तो कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है। हालांकि आधुनिक सुप्रीम कोर्ट भी हमने बताया कि 26 जनवरी 1950 को एक कहां आया, तो आपने बताना है कि साहब अस्तित्व में आया आधुनिक सुप्रीम कोर्ट। लेकिन जो इसका उद्घाटन हुआ था वो 28 जनवरी 1950 को इसका क्या हुआ था, उद्घाटन आधुनिक सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है ना। तो एक कुछ बातें हमने कल की थी। इसके अलावा एक बात मैंने और भी आपको बताई थी। कौन सी बात, कि जो बंगाल की प्रेसिडेंसी है, बंगाल की प्रेसिडेंसी, इस बंगाल की प्रेसिडेंसी के अधीन इस बंगाल की प्रेसिडेंसी के अधीन दो और प्रेसिडेंसियां कर दी जाती हैं। एक बॉम्बे की प्रेसिडेंसी और दूसरा मद्रास की प्रेसिडेंसी। तो एक कुछ चीजें आपको जो है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से पता होनी चाहिए। सारा कुछ हमने डिटेल से पूरा बातचीत किया, किसी प्रकार का आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पिछला वाला वीडियो जाकर के आप देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, एक नया अधिनियम आप हेडिंग डालें। इसीलिए देखिए हमने पहले सिलेबस आपको लिखा दिया कि 17 आपको जो है भारत के संवैधानिक विकास में क्या क्या पढ़ना है। हालांकि सिलेबस एक बार हमने डिस्कस किया है पूरा डिटेल से, लेकिन जो भी टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे उसमें बता देंगे कि भाई आपको पढ़ना क्या है ना। तो इसके बाद एक अधिनियम आप हेडिंग डालिए 1700, एक मिनट, 1781 का अधिनियम, या फिर इसको हम कहते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट। इसको हम संशोधनात्मक अधिनियम भी कहते हैं। संशोधनात्मक अधिनियम भी कहते हैं। क्या इतनी बातें क्लियर हुई। अब देखना जरा इसमें क्या क्या प्रश्न आए हुए हैं और आपको समझना क्या है। यहां से मेंस के क्वेश्चन नहीं आए हैं, प्री के क्वेश्चन बार बार यहां से पूछता है और बहुत अच्छा पूछता है। बच्चे फंसते हैं यहां पर, उनको दिक्कत होती है, दिक्कत महसूस होती है। किस प्रकार की, उसको जरा देखना। ये जो 1781 का अधिनियम है, यहां पर आप लिखना जरा, 1781 का अधिनियम 1773 की कमियों को दूर करने के लिए लाया गया था। इसीलिए इसको हम सुधारात्मक अधिनियम या फिर एक्ट ऑफ सेटलमेंट या फिर संशोधनात्मक अमेंडमेंटिंग एक्ट कहते हैं। इतनी बातें क्लियर हुई। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए जो अधिनियम लाया गया उसको 1781 का अधिनियम कहते हैं, एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहते हैं या संशोधनात्मक अधिनियम। तो यहां पर लिखना जरा, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए यह एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया। इतनी बातें क्लियर हुई।
अब एक काम करना जरा, आप इसके जो है प्रावधान की चर्चा करना कि साहब इसमें जो है एक्ट ऑफ सेटलमेंट में क्या क्या प्रावधान किया गया था। काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट है। इसके प्रावधानों को लेकर के बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक काम करना जरा, पहला इसमें क्या प्रावधान था इसको बताइएगा जरा। यहां पर एक ऐसे हेडिंग डाल लीजिए कि प्रावधान इसमें क्या क्या किया गया था, ठीक है ना। पहला प्रावधान लिखना जरा, पहला प्रावधान अभी मैं पढ़ के आपको बता देता हूं, ऐसे बता देता हूं। इसमें था क्या कि सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय जब भी देगा वो भारतीय धर्मों के रीति रिवाज, परंपरा और मान्यताओं को ध्यान में रखेगा। एक बार और सुनना जरा, सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय होंगे, डिसीजंस होंगे, वो भारतीय परंपराओं, रीति रिवाजों और भारत की संस्कृतियों को ध्यान में रखते हुए दिए जाएंगे। दूसरा पॉइंट इसमें क्या है कि सुप्रीम कोर्ट अगर हिंदुओं के मामले सुना रहा है तो हिंदू निजी कानून को ध्यान में रखेगा, मुसलमानों के मामले सुना रहा है तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो है नियमों को ध्यान में रखेगा, मतलब कुरान और शरीयत के नियमों को ध्यान में रखेगा। तीसरा पॉइंट इसमें है कि सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से राजस्व संबंधी मामला बाहर कर दिया जाता है, बोर्ड ऑफ राजस्व संबंधी मामला बाहर कर दिया जाता है, गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के कार्यों का मामला बाहर कर दिया जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों संबंधी मामला बाहर कर दिया जाता है। ये आपका तीसरा चौथा पॉइंट हो जाएगा। फिर इसके बाद जो प्रांतीय न्यायालय थे, इन प्रांतीय न्यायालयों की अपील सुप्रीम कोर्ट में ना करके गवर्नर जनरल और उसकी परिषद में की जा सकती थी। इतने पॉइंट्स इसमें आपको लिखने हैं, तो एक एक पॉइंट करके अच्छे से समझ करके लिखते हैं। पहला वाला लिखना जरा, सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णयों में भारतीय धर्मों, रीति रिवाजों, परंपराओं को ध्यान में रखेगा। मतलब कि जब सुप्रीम कोर्ट अपना निर्णय दे रहा है तो उस निर्णय में भारतीय धर्म, संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज इनको ध्यान में रखेगा ताकि किसी के धर्म को आहत ना पहुंचे, किसी की संस्कृति, किसी की परंपरा, किसी के रीति रिवाज पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप ना हो। ये जो है प्रावधान कहां पर किया गया, 1781 के जो है अधिनियम में किया गया। दूसरा पॉइंट जरा लिखना, दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ये है कि सुप्रीम कोर्ट हिंदुओं के मामले हिंदू निजी कानून से, मुसलमानों के मामले मुस्लिम निजी कानूनों से हल करने का प्रयास करेगा। लिखना जरा, सुप्रीम कोर्ट हिंदुओं के मामले हिंदू निजी कानून और मुसलमानों के मामले मुस्लिम निजी कानून से हल करेगा। इतनी बातें क्लियर हुई? ये दूसरा वाला पॉइंट से क्या इतनी बातें आपकी क्लियर हुई? तीसरा वाला पॉइंट जरा लिखना, तीसरा वाला पॉइंट लिखना, ये जो सुप्रीम कोर्ट है ना भैया, ये जो सुप्रीम कोर्ट है, इस सुप्रीम कोर्ट से देखिए करप्शन को बढ़ावा देने के लिए सरकारें अपने निजी हित के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी या अंग्रेजी सरकार अपने निजी हित के लिए इस कदर काम करती है कि सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से ही बाहर कर देती है। जैसे कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया और कुछ चीजें कहा गया कि इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। जैसे आपको पता होगा प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया और उसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई और शुरू में कहा गया कि 9वीं अनुसूची में भू सुधार और जमींदारी उन्मूलन के लिए जो भी कानून बनाए जाएंगे उन कानूनों को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट मतलब कि न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर रखा जाएगा। कुल मिला जुलाकर के बचने की कोशिश की जाती है। अब समझिएगा जरा, अगर गवर्नर जनरल किसी प्रकार की गलती करता है, ईस्ट इंडिया कंपनी किसी प्रकार की गलती करती है,
अगर जो है गवर्नर जनरल और उसकी परिषद किसी प्रकार की गलती करती है, अगर जो है राजस्व संबंधी मामले का कोई करप्शन होता है, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में मैटर जाएगा ही नहीं। इस असुरा मतलब कि बाधा प्रदान कर दिया ये अधिनियम हुआ। इस अधिनियम के द्वारा रोक लगा दी गई कि सुप्रीम कोर्ट में यह मैटर जाएगा ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से बाहर रखा गया। तो करप्शन करिए खूब, शोषण करिए खूब, भारतीयों का जो है हास करिए खूब। तो ये जो है अधिनियम 1781 का अधिनियम बहुत खतरनाक अधिनियम था। कहीं न कहीं करप्शन को बढ़ावा, भारत के शोषणकारी प्रवृत्तियां, भारत में जो है शोषणकारी प्रवृत्तियों को जन्म देने का सबसे बड़ा कारण अगर आप देखेंगे तो 1781 का अधिनियम आपको दिखाई पड़ेगा। लिखना जरा यहां पर कि सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया। कौन कौन से मैटर को बाहर किया गया है, किस किस मुद्दे को, किन किन चीजों को बाहर किया गया है। पहला चीज समझना जरा, पहला, कोई अगर राजस्व संबंधी मामला होगा, राजस्व संबंधी मामला, अरे भाई धन का लेन देन, अगर मैं कहूं कि मान लीजिए कि 1000 करोड़ रुपए का घोटाला होता है, वो क्या है, आम जनता से लिया जाने वाला पैसा ही तो है राजस्व। अब हम कहें कि सुप्रीम कोर्ट आज का जो 1000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगा मैटर, या हाई कोर्ट नहीं जाएगा, न्यायालय के दरवाजे के अंतर्गत नहीं जाएगा। तो ये तो करप्शन को बढ़ावा देना है ना। वही किया गया कि राज्य संबंधी मामले को जो है सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया जाता है। दूसरा पॉइंट लिखना जरा, गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के निर्णय, इसके गवर्नर जनरल क्या डिसीजन ले रहा है, क्या निर्णय ले रहा है, चाहे वो भले शोषणकारी हो, वो जो है सुप्रीम कोर्ट में वो मैटर नहीं जाएगा। तो गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के द्वारा दिए गए या लिए गए निर्णय को सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से बाहर रखा गया। ये आपका दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट लिखना जरा, ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को, ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से बाहर रखा गया। इसको भी लिखना जरा। तो एक कुछ जो है, कितनी चीजें हो गई, 1 2 3, 3 चीजें हैं, ठीक है ना। इनको जो है कहां रखा जाता है, बाहर रखा जाता है। क्या अब आपको क्लियर हुआ? क्षेत्राधिकार, ठीक है ना, क्षेत्राधिकार। कोई दिक्कत यहां तक, कोई दुख दर्द, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं है ना। चलें आगे। एक पॉइंट और इसमें बचा हुआ है, वो पॉइंट जरा लिखना। जो प्रांतीय न्यायालय थी, वो प्रांतीय न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं कर सकती थी। उनको अगर अपील करना है तो गवर्नर और उसकी परिषद में जा करके अपील करती थी। ये नेक्स्ट पॉइंट आपका है। प्रांतीय न्यायालय अपनी अपील गवर्नर जनरल और उसकी परिषद में कर सकती थी। यहां पर लिख लेना जरा ब्रैकेट में, सुप्रीम कोर्ट में नहीं, ठीक है ना। तो आपका डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा कि हां, जो प्रांतीय न्यायालय थी, इनकी अपील कहां पर हो सकती थी। इतनी बातें क्लियर हुई। अब एक काम करना, जो आपका अधिनियम समाप्त हुआ है ना, अब एक रिवीजन थोड़ा सा यहां पर अगर आप करें। 1781 के अधिनियम में पहले हमने ये बताया कि भाई यहां पर 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए अधिनियम लाया गया था।
फिर सुप्रीम कोर्ट अपने जो है निर्णयों में भारतीय धर्मों, रीति रिवाजों और परंपराओं को ध्यान में रखेगा। हिंदुओं के मामले हिंदू निजी कानून और मुसलमानों के मामले मुस्लिम निजी कानूनों से हल करने का प्रयास करेगा। फिर उसके बाद हमने क्या बताया, उसके बाद हमने बताया कि भाई कुछ जो है मामले जो है सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से बाहर रखे गए और वो राजस्व संबंधी मामले थे, वो जो है गवर्नर जनरल उसकी परिषद संबंधी मामले थे, वो जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के जो है कार्यों के मामले थे। फिर उसके बाद हमने क्या बताया, हमने लास्ट में ये आपको बताया कि जो प्रांतीय न्यायालयों की जो अपील थी वो कहां पर की जा सकती थी, तो वह जो है गवर्नर और उसकी परिषद में की जा सकती थी। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब एक काम करिए, जरा नेक्स्ट पेज लेकर के एक अधिनियम डालिएगा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। बेहद इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा अधिनियम है, बार बार यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है ना। हेडिंग डालिएगा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इसको इधर कर लीजिए, ठीक ना, इसको इधर करेंगे ना, किधर करेंगे इसको, एक मिनट, पिट्स, चलिए ठीक है, चलें आगे। तो ये आपका जो है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। अभी समझना जरा, इसमें आपको पढ़ना क्या है, इसमें क्या क्या है। तो कई पॉइंट्स ऐसे हैं कि बार बार आपसे क्वेश्चन यहां पर पूछा जाता है। पहला चीज आपको पता ये होना चाहिए कि भाई जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी अब तक दो कार्य कर रही थी। कौन कौन से, एक व्यापार वाला काम भी कर रही थी और दूसरा राजनीति वाला भी काम कर रही थी, अकेले कर रही थी, दोनों काम कर रही थी। लेकिन ये जो अधिनियम लाया गया, इस अधिनियम के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों का विभाजन कर दिया जाता है। ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान से एकदम सुनिएगा, एकदम ध्यान से सुनिएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को अलग कर दिया जाता है। अच्छा, मजे की बात है कि पहली बार द्वैध शासन प्रणाली की आपको शुरुआत देखने को मिलेगी। भाई कोई व्यापारिक मुद्दों को कोई और संस्था देख रही है, राजनीतिक मुद्दों को कोई और संस्था देख रही है, और जब जो है एक ही देश में दो लोग जो है कानून या शासन करते हुए दिखाई पड़े तो उसे हम क्या कहते हैं, द्वैध शासन प्रणाली कहते हैं। तो यहां पर द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत देखने को मिलती है। हालांकि जो इसका जो है एक संगठित रूप था वो दिखाई नहीं पड़ता है। 1919 में जब आप जाएंगे, 1919 के भारत शासन अधिनियम में, तो वहां पर पहली बार आपको द्वैध शासन प्रणाली प्रांतों में लागू होते दिखाई पड़ेगी। उसके बाद जो है 1935 के अधिनियम में जाएंगे तो प्रांतों से हटा करके केंद्र में लागू कर दी जाती है। लेकिन अगर हम थोड़ा शुरुआत देखें तो शुरुआती बिंदु आपका 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में आपको दिखाई पड़ता है। हालांकि यह संगठित और बेहतर जो है सक्सेसफुल रूप नहीं था, ठीक है ना। अब एक काम करना, जरा पहला पॉइंट यहां पर प्रावधान में लिखना कि इसमें प्रावधान क्या किया गया था। 1784 के रेगुलेटिंग एक्ट में प्रावधान क्या किया गया था। तो पहला प्रावधान ऐसे कर लीजिए, ठीक है ना। अब सॉरी, ठीक, चलिए यहां पर पहला प्रावधान क्या किया गया था। पहला प्रावधान यह है कि भाई जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसके कार्यों का विभाजन कर दिया जाता है, कार्यों का विभाजन। और ये जो कार्यों का विभाजन किया जा रहा है वो कैसे किया जा रहा है, ऐसे व्यापारिक कार्य के रूप में और राजनीतिक कार्य के रूप में। राजनीतिक कार्य के रूप में यहां पर लिख लीजिए, कार्य लिख लीजिए, नहीं तो कंफ्यूज आप होंगे, ठीक है ना। व्यापारिक कार्य और राजनीतिक कार्य, इतनी बातें क्लियर हुई। फिर यहां पर लिखना जरा, फिर लिखना जरा, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्य हैं, व्यापारिक कार्य को कौन देख रहा है, तो अभी अभी हमने एक आपको बताया था निर्देशक मंडल कितने सदस्यों का था, कितने सदस्यों का था भैया, आपने बताना है कि ये 24 सदस्यों का था। वही 24 सदस्यों का जो चर्चा में आया था
1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में, जो सूचना देता था किसको, ब्रिटिश सम्राट को, सारी सूचना कंपनी क्या काम कर रही है। ठीक है ना। तो जो निर्देशक मंडल है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इसको लिख लीजिए, इसको हम क्या कहते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहते हैं, निर्देशक मंडल। ए कौन सा काम देखता था, व्यापारिक काम देखता था। ऐसे ही राजनीतिक कार्य के लिए एक अलग संस्था बनाई गई थी। ये बार बार क्वेश्चन पूछता है कि राजनीतिक मामलों की देखरेख के लिए कौन सी संस्था 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत बनाई गई थी, तो उसका नाम है नियंत्रक मंडल, उसका नाम है बोर्ड ऑफ कंट्रोल। लिखना जरा। जो राजनीतिक कार्य हैं, इस राजनीतिक कार्य को करने के लिए 6 सदस्यों की, कितने सदस्यों की, 6 सदस्यों की एक जो है संस्था बनाई गई, जिसको हमने क्या कहा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा, जिसको हमने नियंत्रक मंडल कहा। इतनी बातें क्लियर हुई ना, कोई दुख दर्द, कोई समस्या, कोई परेशानी यहां तक। अब समझना जरा, एक चीज और ड्राफ्टिंग यहां पर करिए, थोड़ा सा इसको नीचे ले आइए, इसको नीचे ले आइए, अब फिर यहां पर आइए। ये जो निर्देशक मंडल है, यह निर्देशक मंडल काम क्या करता था, यह काम यह करता था कि अगर गवर्नर जनरल, एकदम ध्यान से सुनिएगा, अगर गवर्नर जनरल किसी जो है देशी रियासत के साथ युद्ध लड़ता है या संधि करता है, तो युद्ध और संधि करने से पहले निर्देशक मंडल का परामर्श लेना पड़ता था गवर्नर जनरल को। लिखना जरा। यदि गवर्नर जनरल देशी रियासतों से युद्ध या संधि करे, तो पहले उसे निर्देशक मंडल से परामर्श लेना पड़ता था। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि अगर क्वेश्चन पूछ दिया तो आप फंस जाएंगे। ठीक है ना। मैंने कहा कि एक एक पोस्टमार्टम करेंगे, कोई कंटेंट को लेकर के दिक्कत आपको नहीं होने वाली। ये व्यापारिक कार्य। राजनीतिक कार्य पे आइए। अच्छा, ये मजे की बात है कि राजनीतिक कार्य को देखरेख के लिए जो है संस्था बनाई गई है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, तो उसको हम नियंत्रक मंडल बोल रहे हैं। कितने सदस्यों का है, तो आपने बताना है 6 सदस्यों का है। अच्छा, ये जो नियंत्रक मंडल है, ये कहां पर है, इंडिया में काम कर रही है या ब्रिटेन में, ब्रिटेन में काम कर रही है। इसको लिखना जरा, नहीं तो कंफ्यूज आप होंगे। ये ब्रिटेन में काम कर रही है। अच्छा, इन 6 सदस्यों की जो नियुक्ति है वो कौन करेगा, तो आपने बताना है कि साहब अगर ब्रिटेन में है तो कौन करेगा, ब्रिटिश सम्राट करेगा, ब्रिटिश सम्राट करेगा। कौन करेगा, ब्रिटिश सम्राट इसकी क्या करता है, नियुक्ति करता है। और इसके पास कार्य क्या है, ये जो राजनीतिक मामलों की देखरेख कर रहा है बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इसके पास कार्य क्या है, तो पहले कार्य बताइए कि कार्य इसके पास क्या है, सैनिक, असैनिक, और राजस्व संबंधी मामलों का यह कार्य करता है। इतनी बातें आपकी क्लियर हुई। कोई दुख दर्द, कोई समस्या है, कोई परेशानी यहां तक, मुझे उम्मीद है कि किसी प्रकार की समस्या आपको नहीं होगी, है ना। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों का विभाजन व्यापारिक कार्य और राजनीतिक कार्य के रूप में किया जाता है। व्यापारिक कार्य बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को दिया जाता है, निर्देशक मंडल जो 24 सदस्यों का था। यहां पर इसका कार्य यही होता है कि अगर गवर्नर जनरल किसी प्रकार का युद्ध या संधि समझौता करता है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से, निर्देशक मंडल से परामर्श लेना पड़ता था। फिर यहां पर आइए, राजनीतिक कार्य 6 सदस्यों के लिए 6 सदस्यों से एक संस्था बनाई गई थी। कहां पर बनाई गई थी, ब्रिटेन में, इंग्लैंड में बनाई गई थी, जिसको हम क्या कहते हैं, निर्देशक मंडल कहते हैं। और इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती थी, इनकी नियुक्ति ब्रिटिश सम्राट के द्वारा की जाती थी। और मजे की बात है कि अगर इनको पदच्युत करना है, पद से हटाना है, तो भी वो किसके द्वारा किया जाएगा, ब्रिटिश सम्राट के द्वारा किया जाएगा। इतनी बातें क्लियर हुई। चलिए नेक्स्ट, इसमें जो है, इसमें ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट इसमें लिखिए, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में दूसरा पॉइंट लिखिए। हमने ये बताया था कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में, कि भाई जो कार्यकारिणी परिषद थी गवर्नर की कार्यकारिणी जो परिषद थी, इसके सदस्यों की संख्या कितनी थी, 4। अरे वही
फिलिप फ्रांसिस, वर्नेल, मांसल और क्लेवरिंग 4 सदस्य थे। अब इसमें 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में क्या होता है, जो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, इस 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में क्या होता है, इसमें ये जो सदस्यों की संख्या है ना, एक घटा करके कितनी कर दी जाती है, 3 कर दी जाती है। ये बात हमको कहां से पता चलती है, 1784 की पिट्स इंडिया एक्ट से पता चलती है। इतनी बातें क्लियर हुई। आप नेक्स्ट पॉइंट लिखिए जरा, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। नेक्स्ट पॉइंट आपका ये है कि जो अंग्रेज अधिकारी हैं, अंग्रेज अधिकारी, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, सुप्रीम कोर्ट के उसमें जज थे, सुप्रीम कोर्ट के उसमें जज थे, और जज कौन थे, अंग्रेज थे। यहां तक कि अन्य न्यायाधीश जो थे, हाइड, चैम्बर्स, लिमेस्टर वगैरह वगैरह सब जो है अंग्रेज थे। तो वहां पर जब अगर अंग्रेजों का मामला जाए तो वो सुनवाई नहीं हो पा रही थी। तो बार बार भारतीयों के द्वारा ये ऑब्जेक्शन किया गया कि महोदय, जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई है, अगर कोई अंग्रेज भारत में अवैध कार्य करता है, भारतीयों का शोषण करता है, तो उसमें सुनवाई नहीं हो पाती है। सुनवाई कहां से होगी जब सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से ही मैटर हटा दिया गया। तो इन्होंने भारतीयों को संतुष्ट करने के लिए, साला मतलब भारतीयों को संतुष्ट करने के लिए इन्होंने क्या किया कि इंग्लैंड में एक कोर्ट स्थापित कर दी, और भारतीयों को यह बताया गया कि डोंट वैरी, आप चिंता मत करिए, हम जो है अगर कोई अंग्रेज अधिकारी या व्यापारी या कोई भी अंग्रेज अगर भारत में अवैध कार्य करते हुए पकड़ा गया तो उसके ऊपर मुकदमा हम कहां चलाएंगे, इंग्लैंड में चलाएंगे। तुम इंग्लैंड में मुकदमा चलाओगे, लिखना जरा, अंग्रेज अंग्रेज अधिकारियों पर यदि यदि भारत में अवैध कार्य करते पकड़ा गया तो उन पर मुकदमा चलाने के लिए, ध्यान से सुनिएगा, उन पर मुकदमा चलाने के लिए इंग्लैंड में एक कोर्ट की स्थापना की गई। इसको पूरा लिखिएगा सेंटेंस, ठीक है ना। इतनी बातें क्लियर हुई। एक पॉइंट और लिखिएगा जरा, बड़ा मजेदार पॉइंट है, बड़ा मजेदार पॉइंट है क्या इसमें 1784 की ब्रिटिश इंडिया एक्ट में कि केंद्रीय अनुपालन, एकदम ध्यान से सुनिएगा, अगर गवर्नर जनरल की बातों को या केंद्रीय अनुपालन प्रांतीय सरकारों द्वारा अगर अच्छे से नहीं किया गया तो प्रांतीय सरकारों को बर्खास्त करने का अधिकार गवर्नर जनरल को सौंप दिया गया। एक अधिकार केंद्र का, लिखना जरा, यदि केंद्र का अनुपालन प्रांतीय सरकारों द्वारा नहीं किया गया तो गवर्नर जनरल को प्रांतीय सरकारों को बर्खास्त करने का अधिकार दिया गया। ये आपको लिखना है लास्ट पॉइंट 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में। अगर कोई ये सोच रहा है कि मास्टर तेजी से पढ़ा दे, नहीं पढ़ाऊंगा, एकदम आराम आराम से पढ़ाऊंगा, आपके अकॉर्डिंग में नहीं चलने वाला, इसलिए ना कि मैं भुक्तभोगी हूं, मैं असफल हूं, और मैं असफल हूं तो मतलब कि जो है घायल हूं, इसलिए घातक हूं वाली सीन जो है ना वो बहुत अच्छी है, ठीक है। तो इसीलिए मैं इतनी डिटेलिंग दे रहा हूं, इतना ज्यादा दे रहा हूं कंटेंट,
और एकदम सिलेबस के अकॉर्डिंग दे रहा हूं, ताकि अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो छूटे ना मेरे भैया। समझ रहे हैं? ये तो आपका 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट हो गया। अब दो अधिनियमों को हम लोग एक साथ पढ़ते हैं। वो कौन से अधिनियम है, लिखना जरा। पहला जो अधिनियम है यहां पर, एक अधिनियम है 1786 का अधिनियम, और एक अधिनियम है 1793 का अधिनियम। इतनी चीजें क्लियर हुई, लिखना जरा। अब इस 1786 और 93 के अधिनियम में दो दो पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। कौन कौन से पॉइंट? दो दो पॉइंट केवल केवल याद रखने हैं। पहला पॉइंट क्या है कि 1786 के अधिनियम में आपको दिखाई पड़ेगा, 1786 अधिनियम में, कि गवर्नर जनरल, कौन? गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल अपने परिषद के निर्णय को निरस्त करके अपने निर्णय लागू कर सकता था। ये देखिए पहला पॉइंट। ये जो है पहला पॉइंट आपको कहां पर रहेगा, देखने को मिलेगा 1786 के अधिनियम में। ठीक है ना? कहां पर मिलेगा? 1786 के अधिनियम में। पहला पॉइंट आपको लिखना है कि जो गवर्नर जनरल था, इसकी बार बार लड़ाई होती थी। किससे? जो उसकी कार्यकारिणी परिषद थी, बार बार मतभेद होता था। परिषद कुछ और बोलती थी, गवर्नर जनरल कुछ और बोलता था। इसमें पावर ले लिया 1786 के अधिनियम में, और पावर दी गई कि अगर गवर्नर जनरल चाहे तो अपने परिषद के निर्णयों को निरस्त करके अपने निर्णय को लागू कर सकता था। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिखना जरा। गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां दी गई। इतनी बातें क्लियर? पहला पॉइंट इसमें लिखना है क्या? पहला पॉइंट ये लिखना है कि गवर्नर जनरल अपने परिषद के निर्णय को निरस्त करके अपने निर्णय को लागू कर सकता था। दूसरा पॉइंट लिखना है गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां दी जाती है। क्लियर ना? अब एक काम करिए, 1793 के अधिनियम में आइए, और 1793 के जब आप अधिनियम में आते हैं, एक काम करिए, ऐसे अलग यहां पर लिख लीजिए 1793 का अधिनियम। और यहां से जो क्वेश्चन आपका पूछा गया है, दो क्वेश्चन यहां से पूछे गए हैं। पहला पूछा गया है कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, जिसको हम नियंत्रक मंडल कहते हैं, इस नियंत्रक मंडल, एकदम ध्यान से सुनिएगा, इस नियंत्रक मंडल, अच्छा एक कब बनाया गया था? तो आपने बताना है कि साहब 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट था, इसी में ये बनाया गया था राजनीतिक मामलों की देखरेख करने के लिए। कहा गया कि इसका जो पेमेंट है, इसमें 1793 का अधिनियम में, इसको ध्यान में रखिएगा, 1793 के अधिनियम में कहा गया कि भाई जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, जो नियंत्रक मंडल है, इसका वेतन भारतीय राजकोष से दिया जाएगा। कहां से दिया जाएगा? भारतीय राजकोष से दिया जाएगा। अंग्रेजों का यह कहना था, ये भले इंग्लैंड में बैठ करके काम कर रहे हैं, अंग्रेजों का यह कहना था कि हम तो भारत के लिए काम कर रहे हैं ना, ये जो संस्था है बोर्ड ऑफ कंट्रोल नियंत्रक मंडल, ये तो भारत के लिए काम कर रही है, तो इसको ब्रिटिश कोष से क्यों पैसा दिया जाए? इसको किस कोष से पैसा दिया जाएगा? तो आपको बताना है कि भारतीय कोष से पैसा दिए जाने का प्रावधान बोर्ड ऑफ कंट्रोल को किस अधिनियम के तहत किया गया? तो आपको बताना है 1793 के अधिनियम से। फिर उसके बाद एक पॉइंट और लिखना जरा। अगर कोई विधि व्याख्या संबंधी मामला होगा, विधि व्याख्या, तो उस विधि व्याख्या को करने का अधिकार, मतलब कि विधि की व्याख्या, कानून की व्याख्या, ऐसे लिख लीजिए, कानून की व्याख्या अगर कोई करनी हो, विधि की व्याख्या करनी हो, अधिनियमों की व्याख्या करनी हो, तो व्याख्या करने का अधिकार किसके पास था? तो आपने बताना है कि साहब वो न्यायालय के पास था, वो सुप्रीम कोर्ट के पास था। इतनी बातें क्लियर हुई। ये आपका जो है 1793 का
अधिनियम। अब देखिए सारा कुछ हमने आपको बता दिया है और पूरा डिटेल से आपका क्लास चला हुआ है, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि सब कुछ आपको समझ में आएगा। कल से हम लोग जो है 1813 के चार्टर एक्ट से बातचीत करेंगे और पूरा यहां से मेंस के क्वेश्चन आए हैं, बैकग्राउंड के साथ बातचीत करेंगे, प्रारंभिक परीक्षा मुख्य परीक्षा में क्या कुछ पूछा गया है सब कुछ लेकर के चलेंगे। मस्त रहिए, लिखते रहिए, कंटेंट बनाते रहिए। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं